होगी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के एमसीक्यू पेपर। जो फर्स्ट पहली बार जहां पर जब इस कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर जब सेमेस्टर लागू हुआ था तो उसका जो पहला पेपर था वो आपके सामने है, जो कि लगा था 2023-24 के सत्र के अंदर। तो आपको इसी तरह 2023-24, 24-25 का जो पेपर हुआ है सेमेस्टर वाइज, उस पेपर का सॉल्यूशन आपको भी करवाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सेमेस्टर से। जो पहला सेमेस्टर था आपका, जिसमें आपका पेपर जो है फिजिक्स का है, उसका नाम दे रखा है मैकेनिक्स एंड ऑक्सीलेशन फिजिक्स। क्लियर? और आपको बता दें कुछ इसमें, देखो डिटेल्स कि जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर है पेपर का वो 100 है नॉन कॉलेज के लिए और 80 है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। तो अपन रेगुलर स्टूडेंट में आते हैं तो अपने पास ये कितना होता है, 80 नंबर का क्वेश्चन है। और जो हमें टाइम मिलेगा वो टाइम ड्यूरेशन है लगभग 2.5 घंटे का। ठीक है, अब तो वैसे 3 घंटे का ड्यूरेशन दे दिया, पहले वो 2.5 घंटे का ड्यूरेशन होता था। उसका रीजन ये है कि पहले जो पेपर पैटर्न था उसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू आते थे, लेकिन अब जो है वो पैटर्न चेंज हुआ है। उसमें क्या है कि हमारे पास लगभग 40 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हैं वो वन लाइनर होते हैं, उसके बाद बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन दिया जाता है। तो उस बेस पे पेपर बनाया जाता है। और पहले क्या था ऑब्जेक्टिव पेपर चलता था, तो उसका एक मॉडल नहीं मतलब ओरिजिनल पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, जो पहली बार हुआ था यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब, इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है 0.08 का है, तो 100 का और नॉन कॉलेज के लिए 1 नंबर का है। तो अपने पास 0.8 का है, 100 का मतलब है 80 नंबर का हो गया। और इसमें जब दे रखा है ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं इंस्ट्रक्शन वो दे रखे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पेपर सेट। हमारे पास फर्स्ट पेपर सेट है। पहले पेपर सेट 3 होते हैं ABC, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगभग हम यहाँ देंगे और 50 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ चीजें आपको और भी डिटेल से बता दी जाए। तो यहाँ पर हमारे पास देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में पेपर दे रखा है। उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर फेंके गए कण पर कोरलेस बल के कारण विस्थापन होता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, उसमें कण को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो कण का जो विस्थापन है वो किधर होता है? तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास पश्चिम दिशा होती है। देखो पृथ्वी के अंदर 2 गोलार्ध हैं, बीच में से काटेंगे तो ऊपर के गोलार्ध को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे के गोलार्ध को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जब भी हम किसी पिंड को उत्तरी गोलार्ध में है और ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमेशा पश्चिम की ओर जाएगा, और इसके जस्ट विपरीत यदि दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो पूर्व की ओर जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? पश्चिम है। उसके बाद है भूमध्य रेखा पर फोकोलोलक के दोलक तल। ये चीज ध्यान रखेंगे, फोकोलोलक का दोलक जो तल है भूमध्य रेखा पर वो हमारे पास कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। उसका जब आवर्तकाल देखते हैं, उसके आवर्तकाल का फॉर्मूला जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है T इज इक्वल टू, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, T इज इक्वल टू ये रहता है 2 पाई, ये रहता है हमारे पास 2 पाई अपॉन में साइन लैम्डा। तो भूमध्य रेखा के लिए ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो 0 डिग्री होती है, तो टी की वैल्यू हमारे पास होती है 2 पाई अपॉन में 0, यानी कि ये इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर आता है इनफाइनाइट। और यदि ये ध्रुवों पर फोकलोलक आवर्तकाल पूछ रहा है तो ध्रुवों के लिए जो दोलक तल का जो आवर्तकाल है, देखो टी है 2 पाई अपॉन में साइन लैम्डा, साइन लैम्डा। और यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 90 डिग्री होती है, और साइन 90 का जो वैल्यू है वो अपने पास 1 होता है। 1 का मतलब है टी का जो वैल्यू आएगा वो 2 पाई यानी कि लगभग 24 घंटे है ना, वो कितना होता है? 24 घंटे हमारे पास आवर्तकाल होगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 24 घंटे है, और इसका जो आंसर है वो कितना है? अनंत है। ठीक, ये इसके साथ ओमिका भी है, इसके साथ ओमिका भी है, 2 पाई ओमिका साइन लैम्डा। तो ये ओमिका साइन लैम्डा, तो 2 पाई अपॉन ओमिका की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है 24 घंटे पृथ्वी के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे चौथा। एक जड़त्व फ्रेम A0 है,
त्वरण से गतिशील है, एक कण जिसका द्रव्यमान m है, तो उस पर लगने वाला आभासी जो बल होता है, देखो आभासी जो बल होता है वो जितने त्वरण से निर्देश तंत्र चल रहा है उसी त्वरण के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन विपरीत होती है। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -ma0। यदि त्वरण a0 है प्लस में तो ये आएगा माइनस में, और यदि माइनस में होता तो ये किस में आता? प्लस। यानी कि आभासी बल हमेशा निर्देश तंत्र की दिशा के विपरीत लगता है। अगला है आभासी बल है। आभासी बल, आभासी बल का मतलब है कि निर्देश तंत्र में ऐसे बल जो लगते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में वस्तु पर नहीं लगते, उनको हम आभासी बल या पेंसुडो फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शंस फोर्स कहते हैं, पेंसुडो फोर्स कहते हैं। तो पहला है कोरिलेस बल। तो कोरिलेस बल जो है वो निर्देश तंत्र के कारण लगता है, वो एक आभासी बल है। अपकेंद्रीय बल वो भी निर्देश तंत्र की वजह से लगता है, वो भी एक आभासी बल है। त्वरित गतिशील फ्रेम में बल, यानी कि जो त्वरण कर रहा है कोई निर्देश तंत्र या कोई गाड़ी है जो त्वरित है, उसमें लगने वाला बल भी हमारे पास आभासी बल है। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों जो बल हैं वो कैसे हैं? हमारे पास आभासी बल है। अगला है हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर गिरते हुए पिंड का विस्थापन किधर होता है? तो अभी हमने फेंके गए की बात करी, अब हम वैसे करेंगे। ये हमारे पास अर्थ है, इसमें दो हमारे पास गोलार्ध हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे गिरते हुए पिंड का विस्थापन हमेशा पूर्व दिशा की ओर होता है। ये हमारे पास पूर्व दिशा है, ये हमारे पास पश्चिम दिशा है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये विस्थापन इधर होगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा पूर्व दिशा की ओर या पूर्व की ओर, ठीक है। और यदि दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो विस्थापन पश्चिम की ओर होगा। जो चीजें उत्तरी गोलार्ध में घटित हो रही हैं कोरिलेस बल के कारण, उसका जस्ट विपरीत होता है दक्षिणी गोलार्ध में, वो हमेशा आप याद रखें। ये पूर्व में जा रहा है तो नीचे पश्चिम में जाएगा, वो पश्चिम में जा रहा है तो ये पूर्व में जाएगा। तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, आप एक ही चीज याद रखें, आपको एक चीज याद रखनी है केवल उत्तरी गोलार्ध के लिए। जब हम किसी कण को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ रहे हैं तो पूर्व की ओर विस्थापित होगा, और नीचे से ऊपर की ओर छोड़ेंगे तो उसके बाद वो पश्चिम में जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध के लिए होगा। अगला है गैलेलिन निश्चर होता है। तो गैलेलिन जो है निर्देश रूपांतरण समीकरण, उसमें विस्थापन जो है वो निश्चर रहता है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा स्थिर रहती है, निश्चर रहती है। वेग जो है वो हमारे पास इसमें निश्चर रहता है। दोनों वेग और विस्थापन, क्या इसमें वेग और विस्थापन दोनों निश्चर रहते हैं? तो वेग विस्थापन दोनों, देखो वेग नहीं रहता, विस्थापन में तो हमारे पास जो x डैश की जो वैल्यू है वो x के डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा x के बराबर आती है। वेग रूपांतर जो है वो हमारे पास v डैश इक्वल टू v माइनस का v नोट होता है, इसका मतलब v और v डैश आपस में बराबर नहीं है। फिर है दोनों वेग और विस्थापन, तो वेग और विस्थापन तो है ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास क्या? विस्थापन। विस्थापन ही निश्चय रहता है। देखो इसके अलावा विस्थापन रहता है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी रहती है, न्यूटन के तीनों नियम रहते हैं, संवेग संरक्षण नियम रहता है और ऊर्जा संरक्षण नियम रहता है। ये 4-5 नियम है जो गैलेलिन रूपांतरण समय निश्चय रहते हैं, जिसमें से एक विस्थापन भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गैलेलिन निश्चरता के सिद्धांत का पालन होता है। तो इसमें वो ऊपर वाला भी दे रखा है, तो संवेग संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम और आवेश संरक्षण नियम, ये सारे के सारे इसमें लगते हैं, लागू होते हैं। विस्थापन भी लगता है, न्यूटन के नियम भी वैलिड होते हैं। तो ये आप वैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक साथ कॉन्सेप्ट की गई हैं, एक साथ बताई गई हैं कि तीनों नियम वैलिड रहते हैं। इसमें आप और भी ऐड करना चाहो तो विस्थापन भी आएगा और हमारे पास न्यूटन के नियम भी आएंगे। तो गैलेलिन रूपांतरण में सारी चीजें निश्चित रहती हैं। संरक्षी बलों के लिए हमारे पास क्या होगा? देखो अगला क्वेश्चन, संरक्षी बलों के लिए क्या होगा? पूर्ण पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। यदि कोई बल कंजर्वेटिव है, संरक्षी है, तो उसमें पूर्ण पथ पर किया गया कार्य हमेशा जीरो होगा। आप इधर भी देख सकते हैं, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम वर्क डन फ्रॉम कंप्लीट पाथ इज जीरो। दूसरा है कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल है तो कार्य कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करेगा। जो बल का जो कर्ल है वो हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। तो ये तीनों ही कंडीशन संरक्षी बलों के लिए लागू होती हैं। यदि इसमें कोई भी एक कंडीशन को भी यदि बल सेटिस्फाई करता है तो वो बल संरक्षी बल कहलाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निरंतर रूढ़िवादी बल क्षेत्र के तहत कण का पथ है। यदि आपको हिंदी कम समझ में आए या आपको चीज टफ लगे तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, पाथ ऑफ पार्टिकल अंडर कांस्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि निश्चित बल के अंदर कोई निश्चित बल है, उस बल के अंदर कोई कण गति कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? यदि बल की वैल्यू निश्चित है
तो ऑब्वियसली बात है त्वरण की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और त्वरण की वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब वेग की वैल्यू जो है वो भी एक तरह से कांस्टेंट हो सकती है। त्वरण कांस्टेंट का मतलब है एक तरह से जीरो समझो आप, यदि जीरो है तो वेग कांस्टेंट होगा, वेग कांस्टेंट होगा तो हमेशा एक सरल पाथ के अंदर चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सरल रेखीय पथ। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय आकर्षण बल के विरुद्ध लाने में क्या क्या करें। ये परिभाषा है किसकी, गुरुत्वीय विभव की। एकांक द्रव्यमान की बात करें तो गुरुत्वीय विभव है, और यदि हम किसी द्रव्यमान की बात करें तो वो हमारे पास गुरुत्वीय तीव्रता या गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कह सकते हैं, तीव्रता नहीं, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बोलेंगे। यदि हमारे पास द्रव्यमान की वैल्यू एक है, हम किसी को अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के विरुद्ध लाने में क्या क्या कार्य, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, और एकांक द्रव्यमान को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, तो इसमें आएगा विभव। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो गैसें हैं चंद्रमा पर उनका प्लाइन वेग और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, जो चंद्रमा का खुद का प्लाइन वेग है और जो गैसों का प्लाइन वेग है उसमें अंतर है। गैसों का प्लाइन वेग ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण जो चंद्रमा का जो प्लाइन वेग है वो कम है, इसलिए गैसें चंद्रमा से प्लाइन कर जाती है और इसलिए वहां पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है। इसका कारण यहाँ अणुओं का प्लाइन वेग उनके वर्ग माध्य मूल मान से कम है, यानी कि वो प्लाइन कर गई है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, पिंड निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी। यदि हमारे पास कोई भी निकाय है और वो, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, है ना, ये ध्यान रखना। एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है तो पिंड और निकाय टोटल सिस्टम की जो ऊर्जा है वो हमेशा बढ़ती है। यहां पर इसने आंसर लगाया घटती है, उसका कारण है, इसने जो आंसर लगाया उसका कारण यह है कि हम ऊर्जा को ऐसे लिखते हैं -G m1m2/r, ये होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है। अब देखो बात ये है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहां पर कण है, तो ये पास आएगा तो इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी, ये कम होगी तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों पास आ रहे हैं तो ये वैल्यू कम हो रही है, ये वैल्यू कम हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, बढ़नी चाहिए। लेकिन ये वैल्यू बढ़ किस में रही है, ये नेगेटिव में बढ़ रही है, तो नेगेटिव में बढ़ने का मतलब है कि वो जो निकाय है वो लगातार घट रही है। सही है आंसर, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगी, घटेगी, ऊर्जा जो है वो क्या होगी, घटेगी। किसी कण का प्लायन वेग उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जो किसी भी ग्रह का, कोई भी ग्रह हो, चाहिए जैसा नहीं पृथ्वी है, कोई भी ग्रह हो उसका प्लायन वेग कभी भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि m की पावर 0 पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बल F का गुण ऐसे कि F इक्वल टू माइनस डेल ग्रेडियंट U बोलते हैं इसको, है जहां U स्थिर ऊर्जा है, तो डेल क्रॉस F का मतलब क्या होगा। ये हम तभी लिख पाते हैं जब बल संरक्षी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और संरक्षी बल है तो संरक्षी बल का कर्ल हमेशा शून्य होता है। अभी हमने पहले पढ़ा संरक्षी बल का कर्ल हमेशा शून्य होगा, और जब कोई बल संरक्षी है तो उसको स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण G है, तल पर पृथ्वी त्वरण G है, m द्रव्यमान के एक पिंड को सतह से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई तक उठाने में जो स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होगी वो कितनी होगी। तो देखो आप पहले यहाँ की ऊर्जा निकाल लीजिए तल की, फिर आप जितना उठा रहे हैं, कितना उठा रहे हैं आप, r तक उठा रहे हैं, तो आप r पर ले जाकर के स्थिर ऊर्जा की वैल्यू निकाल लेंगे और उन दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और है, इसमें जो आप फॉर्मूला लगाते हैं U बराबर mgh, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब हमारे पास ऊंचाई की वैल्यू कम होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप लगाते हैं U बराबर mg और h, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब ऊंचाई की वैल्यू कम होती है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई किसके बराबर दे रखी है, त्रिज्या के बराबर, जो कि बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऊर्जा का जो फॉर्मूला है G m1 m2/r, एक बार तो आप इसको पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर रखेंगे r को, और एक बार लिखेंगे आप पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर, और दोबारा लिखेंगे r प्लस r के बराबर, यानी कि पृथ्वी त्रिज्या और उससे और r ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2r हो जाएगा, और उन दोनों का अंतर करेंगे तो वैल्यू आई अपने पास आएगी 1/2 और mg r, ठीक है। पृथ्वी पर प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उस मान
उस ग्रह पर याद करो जहां गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के का दुगना है और ग्रह का व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास से आधा। तो देखो प्लायन वेग का जो फॉर्मूला है वो 2g और r होता है, और इसका वैल्यू है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है आंसर। लेकिन जहां गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के दुगना है, तो गुरुत्वीय त्वरण तो है दुगना, और व्यास क्या है, व्यास भी क्या है, दुगना, तो व्यास भी क्या है, दुगना। तो व्यास दुगना है तो पिछली बात है त्रिज्या भी दुगनी होगी, तो यहां से ये पेयर बाहर आ जाएगा और अपने पास है 2gr। इसकी वैल्यू कितनी है 11.2, तो ये हो जाएगी 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कोरिलेस बल और कोणीय वेग ओमेगा तथा कण के वेग v के मध्य किस कोण पर न्यूनतम होता है। तो देखिए कोरिलेस बल का जो फॉर्मूला होता है Fc वो होता है माइनस का 2m और ओमेगा क्रॉस v। ये है, ये बोल रहा है कोरिलेस बल और कोणीय वेग, कोरिलेस बल और कोणीय वेग के वेग v के मध्य कोण पर न्यूनतम होता है। तो देखो इन दोनों के बीच में आप इसकी वैल्यू न्यूनतम निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास a क्रॉस b में होता है ए बी साइन थीटा, यानी कि इनके बीच में कोण कितना आएगा, थीटा। और यदि आप इसको जीरो करना चाहते हैं तो आपको साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेनी पड़ेगी, तो आपका आंसर कितना रहेगा 0 डिग्री। ठीक है, ध्रुवों पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण से हमेशा क्या रहता है, देखो ध्रुवों पर हमेशा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के बराबर रहेगा, जबकि भूमध्य रेखा पर कम हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा पर कम रहता है, ध्रुवों पर वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोको लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो फोको लोलक जो है वो एक ऐसा उपकरण है जिसका जो लंबाई है तार की या उसके जो बांध रखा है उसको, उसकी लंबाई होती है लगभग 70 मीटर। उसके नीचे जो बॉल लगी होती है वो होती है लगभग 28 किलोग्राम की, और उसका जो आवर्तकाल होता है वो लगभग होता है 17 सेकंड, यानी कि 16.4 सेकंड होता है, लेकिन राउंड फिगर में उसको बोलते हैं 17 सेकंड का। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास 27 नहीं, इसका आंसर आएगा 17 सेकंड। इसका आंसर आएगा 17 सेकंड। एग्जैक्ट जो होता है वो 16.4 सेकंड का होता है। ये ऐसे रहता है, ये पेंडुलम है, इसका भार है 28 किलोग्राम और इसकी लंबाई है लगभग 70 मीटर, जिसको बोलते हैं फोको लोलक। और इसका काम ये होता है कि ये हमें बताता है कि जैसे पृथ्वी पर यदि आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो पृथ्वी का घूर्णन तल या वो किस दिशा में घूर्णन कर रही है, और इसी से पता चला कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर फोको लोलक के दोलक तल के घूर्णन का आवर्तकाल कितना है। भूमध्य रेखा पर फोको तल का आप आवर्तकाल निकाल रहे हैं, तो हमें पहले भी लिखा था टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा और साइन लैम्डा होता है। भूमध्य रेखा पर लैम्डा की वैल्यू जो है वो 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब टी का वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर आएगा अनंत। ध्रुवों पर फोको लोलक तल का घूर्णन तल, यदि आप ध्रुवों की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आता है 90 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 24 घंटे। तो इसका आंसर आएगा 24 घंटे। आपने जस्ट पहले भी किया है क्वेश्चन, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमध्य रेखा पर प्रेक्षित, भूमध्य रेखा पर प्रेक्षित जो त्वरण की दिशा है, देखो भूमध्य जो रेखा है बीच में, उस पर त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी तल के बाहर की ओर रहती है या पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। इसका आंसर आएगा ये। दक्षिणी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे गिरती है। अब देखो अब की बार दक्षिणी गोलार्ध का पूछा है और पूछा है नीचे गिरते हुए, तो उत्तरी गोलार्ध में जब नीचे गिरता है तो पूर्व की ओर जाता है, तो दक्षिण गोलार्ध में गिरेगा तो पश्चिम की ओर जाएगा। तो इसका आंसर आएगा पश्चिम दिशा। किसी कण पर आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य करने की जो दर है उसको आप क्या बोलते हैं, शक्ति। ये आपने 11वीं बारी में पढ़ा होगा, खूब नॉर्मल क्वेश्चन है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय के द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 0 भी हो सकता है। तो शून्यता ऑप्शन है नहीं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रहेगा। दो कण प्रणाली के लिए द्रव्यमान केंद्र के दो कण की दूरी और उनके द्रव्यमान का गुणनफल होता है। दो कण है, उनके द्रव्यमान केंद्र से दो कणों की दूरी और उनके द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको अपन लिखते हैं m1 + m2 बराबर रहता है, सॉरी m1 r1 बराबर m2 r2। तो दूरी और जो द्रव्यमान है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट होता है कि m1 r1 बराबर m2 r2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
यानी कि m1 समानुपाती 1/r1 रहता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती रहता है। आंसर आएगा ये। समान द्रव्यमान वाले दिक् कण का संमित द्रव्यमान कितना होगा? तो जो रिड्यूस मास होता है वो हमारे पास होता है m1 m2 बटे m1 प्लस m2। यदि दोनों कोणों का द्रव्यमान बराबर है तो ऊपर कितना रहेगा m स्क्वायर और नीचे कितना रहेगा m, और ये कट जाएगा और आपका आंसर आएगा m/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 नंबर, 50 क्वेश्चन करने अपन को, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो देखिए, एक हल्की व भारी पिंड की गति ऊर्जाएं समान है। दो पिंड है, एक हल्का एक भारी है, उनके गति ऊर्जाएं समान है, तो उनका संवेग किसका अधिक होगा? तो बस बात है, भारी पिंड का संवेग क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, सिंपल। रॉकेट किस प्रकार के निकाय? रॉकेट जो है वो हमारे पास देखो, स्थिर द्रव्यमान नहीं, बढ़ते द्रव्यमान नहीं, परिवर्तनशील घटते द्रव्यमान, परिवर्तनशील है तो भी सही आंसर है, और घटते द्रव्यमान का है तो भी सही है, और इसमें दोनों तरीके से मतलब यही सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केपलर के प्रथम नियम क्या कहता है? केपलर का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी ग्रह उसी कक्षा में चक्कर लगाता है, या फिर सॉरी केपलर का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई भी ग्रह हमेशा दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। दूसरा कहता है पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा प्रति सेकंड तय किए गए क्षेत्र में हमेशा बराबर रहता है। और तीसरा ये कहता है कि टी स्क्वायर समानुपाती a की पावर क्यूब होती है, लेकिन उसका मतलब नहीं है सूर्य के प्रति दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में सब ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगला देखो, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में दो समरूप कणों की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है। जब भी दो कणों की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो ऊर्जा हानि 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका आंसर है 50%। प्रयोगशाला निकाय में दो द्रव्यमानों के प्रकीर्णन कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो प्रकीर्णन कोण का जो अधिकतम मान है वो हमारे पास प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में 90 डिग्री हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ध्यान रखना, प्रकीर्णन कोण पूछा है प्रयोगशाला निकाय में, आप वो रदरफोर्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि जो कण जा रहा है प्रकीर्णित होकर वापस आएगा तो 180 डिग्री, ना 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 ना, वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। ठीक है ना, उसको मेल मत करना। v वेग से गतिशील m द्रव्यमान के एक वस्तु का समान द्रव्यमान की समान चाल से विपरीत दिशा में एक अन्य वस्तु से टक्कर होकर चिपक जाते हैं तो संयुक्त। सिंपल, देखो हमारे पास दो द्रव्यमान है m1 v1 u1 प्लस m2 और u2 बराबर है m1 प्लस m2, और चिपक गए हैं तो दोनों को जोड़ दो और इसको लिख दो v। अब ये बोला कि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, दोनों टक्कर कर रहे हैं, इसका मतलब उनका वेग जीरो हो गया। इसका मतलब पहले का संवेग जीरो है तो वेग भी अपने पास, उनका अंतिम संवेग भी कितना होगा? जीरो, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का वेग सेम है, दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है, और ये वैल्यू जीरो होती है तो इसका वेग भी कितना होगा? जीरो। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। जड़ते नितांक किस प्रकार की भौतिक राशि है? क्वेश्चन काफी मजेदार है ये, लेकिन गौर से भी समझेंगे आप, है ना। देखो, जड़ते नितांक जो है वो एक प्रदिश राशि है, टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर। कई किताबों में कई जगह ये लिखा होता है अदिश, वो अदिश तब लिखा जाता है जब आपको टेंसर नहीं पढ़ा जाता। बात ये होती है कि 11वीं और 12वीं में आपको दो तरह की राशियां पढ़ा जाती है, उस टाइम आपको ये बताया जाता है कि जो है वो तो सदिश है, और जो अदिश है वो अदिश है, और जो अदिश के अलावा और कोई राशि है जैसे कि प्रदिश, तो उसको भी इंक्लूड किया गया है सदिश के अंदर, क्योंकि वो सदिश की डेफिनेशन में नहीं आ सकती, इसलिए उसको अदिश में काउंट किया गया। और जड़त्वीय नियतांक एक इस प्रकार की भौतिक राशि, वो हमेशा प्रदिश राशि होगी। अपना आंसर जो है प्रदिश रहेगा। कई किताबों में अदिश दिया होता है, वो गलत है, वो ध्यान रखेंगे, वो हमेशा प्रदिश राशि ही आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला बहुत ही शानदार, उसमें इसको समझाऊंगा आपको, देखो क्लियरिटी के साथ। इसी निकाय के कुल कितने जड़त्वीय नियतांक होते हैं? और लोगों को ऐसा लगता है कि आई की जो वैल्यू है वो ऐसे होती है, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई और जेड एक्स, आई जेड वाई और आई जेड जेड। अब देखो कमाल की बात, इस हिसाब से इसके 9 कंपोनेंट हैं, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, और आंसर आना चाहिए 9, लेकिन 9 आंसर नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन में 9 दे ही नहीं रखा, तो ये भी अच्छी बात है। तो इसका आंसर पता क्या आएगा? ये 12 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 6। उसका रीजन समझो आप। देखो, ये दोनों जो वैल्यू है वो सेम आती है, सिमेट्रिक है,
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी सेम है और ये वाली भी वैल्यू सेम है, तो इसमें 3 तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं और 1 2 3 3 एलिमेंट ही होते हैं, तो टोटल 6 एलिमेंट होते हैं। बाकी तो सिमेट्रिक हैं, तो सिमेट्रिक वालों को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर केवल किया जाएगा तो जो नॉन सिमेट्रिक है और डायगोनल जो है, मतलब सेपरेट सेपरेट जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 6। तो इसका परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 6। ये आपको किसी भी बुक में, मतलब बुकों में मिल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में, नॉर्मल बुक में आपको ये आंसर 9 दिखाई मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछा गया है, ये 9 आएगा और लोग 9 देखते हैं, इसको 9 काउंट करते हैं, 9 लगा देते हैं, वो आंसर गलत आता है। ठीक है। किसी पिंड के पुसरण का कोणीय वेग उसके कोणीय संवेग पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो ये इसका आंसर है व्युत्क्रमणपाती। यदि आप इसमें देखो एक चीज और भी है कि यदि आप टो को क्वेश्चन मानते हैं तो अलग आंसर आता है, और यदि आप टो को क्वेश्चन नहीं मानते तो इसका अलग आंसर आता है। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि लगने वाला जो बल है वो नियत है, तो इसका आंसर आएगा व्युत्क्रमपाती, और लगने वाला बल यदि नहीं है तो इसका आंसर आएगा समानुपाती। लेकिन यहाँ पर अपन को ऐसी कोई बात नहीं दे रखी, ठीक है ना, तो हम इसको कंफ्यूजन में छोड़ रहे हैं। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग होता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय हमेशा या तो रुक जाएगा या कांस्टेंट चलेगा, तो स्थिर रहता है। दिक्कण में समित द्रव्यमान का जो मूल सूत्र है वो रहता है m1 m2 बटे m1 प्लस m2। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये सही है पहला आंसर। दिक्कण में यदि दो कण समान द्रव्यमान के हैं तो समित द्रव्यमान, अभी हमने जस्ट पहले किया है क्वेश्चन, m/2 इसका आंसर आएगा, अभी निकाला था अपन ने। गतिशील आवेशित कण गति करता हुआ नाभिक के पास जिस निकटतम दूरी तक पहुंचता है उसको बोलते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, है संघात पैरामीटर या इंपैक्ट पैरामीटर। आंसर है संघात प्राचाल। दो कणों के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहती है। दो कण है, उनकी प्रत्यास्थ टक्कर है, तो उसमें ऊर्जा भी रहता है और संवेग भी रहता है, और गतिज ऊर्जा। यदि ऊर्जा की बात करें तो केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती ना, उसमें काउंट किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता तो आप बताएंगे कमेंट करके कि जब हम प्रत्यास्थ टक्कर को पढ़ते हैं, हम मतलब टक्कर को पढ़ते हैं, हम उसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लेते, ये आप कमेंट करके बताएंगे। यदि किसी सिस्टम पर कार्य करने वाले टॉर्क का मान शून्य है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर होगी? देखो टॉर्क का मान शून्य है तो टो बराबर हमारे पास होता है डी एल अपॉन में डी टी, तो इसमें कोणीय संवेग कांस्टेंट रहेगा। यदि ये 0 है तो इसका मतलब है एल कांस्टेंट है, एल क्या है कांस्टेंट, यानी कोणीय संवेग स्थिर रहेगा। कोणीय संवेग का संबंध गया दर्शाया गया है, तो कोणीय संवेग जो होता है एल वो हमारे पास आई और ओमेगा होता है, एल बराबर आर क्रॉस एफ भी होता है, लेकिन ये कोणीय संवेग की बात कर रहा है। कोणीय संवेग का संबंध जड़ तो आगुण आई और कोणीय संवेग कोणीय वेग ओमेगा का गुणनफल होता है। ये वैसा वाला क्रॉस नहीं है, सिंपल क्रॉस है। दिक्कण तंत्र में द्रव्यमान केंद्र में से दोनों कणों की दूरियों का अनुपात उनके द्रव्यमानों के अनुपात के कैसे रहता है? देखो अभी भी हमने किया था, ये व्युत्क्रमवादी होता है क्योंकि m1 r1 बराबर m2 r2 रहता है, इसका मतलब दूरी और द्रव्यमान एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। उसके बाद है कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में निम्न में से क्या संग्रहित होता है? अप्रत्यास्थ है या प्रत्यास्थ है? संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, तो इसका आंसर आएगा संवेग संरक्षण नियम। लाइमर आवर्ती कहलाती है, तो लाइमर आवर्ती जो है वो कोणीय आवर्ती भी है, चुंबकीय यांत्रिक अनुपात भी है और चक्रण की कोणीय आवर्ती भी है, इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। किसी पिंड का पुसरण वेग कोणीय वेग के संवेग को घटाने पर क्या होता है? घटता है। पुसरण के अंदर ऐसा होता है। और लास्ट है जिन अक्षों के सापेक्ष पिंड की अपविकर्ण जड़त्वीय गुणांक शून्य होते हैं वे अक्ष कहलाते हैं। यदि आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाते, सॉरी जड़ तो आगुण का जो मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें बोला अपविकर्ण, देखिए साइडों की वैल्यू 0 होती है, केवल डायगोनल वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है कि आपका जो अक्ष है वो मुख्य अक्ष दिया गया है और मुख्य अक्ष की बात कर रहा है, और डायगोनल एलिमेंट होंगे तो इसका मतलब वो मुख्य अक्ष नहीं है। मूल कणों के चुंबकीय आघूर्ण म्यू और चक्रण कोणीय संवेग जे के अनुपात को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय अनुपात, है ना। विद्युत चुंबकीय अनुपात नहीं, इसका आंसर आएगा हमारे पास ये चुंबकीय यांत्रिकी अनुपात, चुंबकीय यांत्रिकी अनुपात। तो ये हमारे पास 50 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी अगले जो क्वेश्चन है
देखो इसमें दो चीजें होती हैं, पहला है मैकेनिक्स और दूसरा है ऑक्सीलेशन फिजिक्स। तो मैकेनिक्स के 50 क्वेश्चन जो है यहाँ तक होते हैं, और जो अगले क्वेश्चन है वो हमारे पास दोलन भौतिकी से संबंधित है। तो अगले जो 50 क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट करके। तो हमने इसका ये वाला जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर लिया है मैकेनिक्स का। एंड ऑक्सीलेशन के 50 क्वेश्चन और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।